नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि युवधान के पिताजी ने युवधान को कंस के जन्म और उसके मरण की कहानी बताई थी। पिताजी के बातों पर युवधान को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके पिताजी को और कुछ पूछना चाह रहा था, परंतु तब तक पिताजी सो चुके थे। युवधान सागर की लहरों को देख रहा था। आकाश में शुभ्र चांदनी फैली हुई थी और पास ही गरजता समुद्र था। आंखों से ओझल होने पर भी चांदनी की ओर उछलती पलटती लहरों की गर्जन सुनाई दे रही थी। युवधान को लगा कि द्वारका का सौंदर्य तो अद्वितीय है। एक बार फिर उसने पिताजी को देखा। वे खर्राटे ले रहे थे। युवधान भी सोने की कोशिश करता है और उसे थोड़ी देर के लिए नींद आ भी जाती है, लेकिन सपना आना शुरू हो जाता है। वो एकदम जाग उठता है। सपने में काले रंग का चमकता हुआ राक्षस जी बिजली की वेग से उड़ता आया और घर के अंदर घुस गया। युवधान सपने में घबराकर उठ बैठा तो देखा कि कुछ भी नहीं था। पिताजी सो रहे थे। घर के आंगन में भरपूर चांदनी फैली हुई थी। ऐसा लगा कि अब नींद नहीं आएगी, फिर भी चित्त पड़ा रहा आंखें खोले। युवधान को एकदम ऐसा लगा कि पिताजी ने जो कंस के जन्म की कहानी बताई है वो एकदम झूठ होगी। वह कहता है कि मुझे तो अब तक इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तभी युवधान के मन में ख्याल आता है कि ताम्रस्थली जाकर चित्रा से क्यों न मिले। फिर युवधान सोचता है कि पता नहीं वह अब तक जीवित है भी या नहीं। हो सकता है जीवित हो। वह कभी कभी द्वारका भी पहले आया करती थी। आजकल बहुत दिनों से वह दिखाई भी नहीं दे रही थी। अब वह 90 से ऊपर की हो गई होगी। पिताजी ने कहा था कि कंस के माँ की सखी चित्रा ताम्रस्थली में रहती है। उन्होंने यह भी बताया था कि घोड़े पर समुद्र के किनारे किनारे अगर चलते गए तो 5-6 घंटे लग सकते हैं। प्रभास की दिशा से सीधे जाना होगा। कोई 10-15 वहाँ घर होंगे। युवधान कल सुबह ही उठकर वहाँ के लिए चल पड़ने का निश्चय करता है और सुबह वह निकल भी पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर अपरिचित घुड़सवार को देखकर ताम्रस्थली के सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए और युवधान पर भौंकने लगे। युवधान ने 2-2 बार उनको पुचकारा, तब जाकर वे पूंछ हिलाकर चुपचाप खड़े हो गए थे। तब वहाँ 15-20 ही घर थे, लेकिन अब तो युवधान ने देखा 40-50 घर हो गए थे। 8-10 घर तो 2 मंजिले थे और बाकी से सारे घर 1 मंजिल के ही थे। सभी घरों की बनावट एक जैसी थी। घरों की दीवारें और किले की दीवारें सभी ताम्रवर्णी पत्थरों की बनी थी। युवधान वहां पहुंचकर चारों ओर देख ही रहा था। तब इस युवधान ने पास आए बच्चों से पूछ लिया कि चित्रा का घर कौन सा है। तभी एक लड़की ने पूछा, क्या चित्रा दादी के बारे में पूछ रहे हो? और वह चित्रा से मिला देती है। युवधान को लगा कि पिताजी का कहना ठीक ही था। चित्रा 90-95 की हो चुकी थी। सारे दांत गिर जाने पर भी मुख पर बहुत झुर्रियां नहीं थी। यौवन में बहुत सुंदर रही होगी। युवधान को देखकर वह बोलने लगी कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। वह आगे कहती है कि मेरे आयु के बारे में पूछ रहे हो। ठीक से पता लगाकर मैं बता देती हूँ। मैंने इन आंखों से बहुत कुछ देखा है। मालकिन के चले जाने के बाद से राजमहल से कोई संबंध नहीं रहा। यह भी कहती है कि सुना है
कंस को मारने वाले कृष्ण और तुम मित्र हो। युवदान ने कहा, आप कभी भी द्वारका नहीं आई। तब वह कहती है कि मैं यूं ही द्वारका क्यों आऊं? अब समय बदल गया है। वैसे कृष्ण जब भी इधर से गुजरते हैं ना, तो मुझसे मिलकर ही जाते हैं। युवधान ने उसे बताया कि कृष्ण ने ही मुझको यहाँ भेजा है। युवधान ने बाई उंगली से सोने की अंगूठी निकाल कर देते हुए बोला कि लो, ये रख लो। मैं तो बस ये जानने आया हूँ कि क्या जल स्थानों में शापग्रस्त भूत पिशाच जैसे जीव रहने की बात कहते हैं, कि यह बात सही है या झूठ? युवधान कहता है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी मालकिन की कोख से कंस ने इसी तरह जन्म लिया था। देखो, मुझे सच सच बताओ, मैं किसी से भी मुंह खोलकर नहीं कहूँगा, तुम्हारी शपथ लेता हूँ। कहकर युवधान ने उसकी हथेली पर अंगूठी रखकर मुट्ठी बंद कर दी और दोनों हाथों से जोर से थामे रहा। उसने कहा, अब तुम यह सब पुरानी बातें क्यों पूछ रहे हो? युवदान ने कहा, मुझे पता लगाना था कि जल स्थलों पर भूत पिशाच का वास होता है या नहीं। इसके अलावा अब तो डर किस बात का? तुम्हारी मालकिन भी मर चुकी है, कंस भी मर चुका है। अब हम सब देश छोड़ के पता नहीं कितने दिन बीत गए। 90-95 की चित्रा ने कहा कि मैंने राजा को वचन दिया था कि किसी से यह सब बताऊंगी नहीं। युवदान ने कहा, अब वह सब मर चुके हैं, कंस भी नहीं रहा, मैं किसी दूसरे को नहीं बताऊंगा, वचन देता हूँ। चित्रा दिए हुए अंगुली को देख रही थी। वो सारे में बच्चे इकट्ठे हो गए थे। उन्हें डांट कर भगाया गया। युवदान ने समझ लिया कि आज भी उसके गले में कितना दम है। इधर आओ कहकर वह युवदान को अंदर ले गई। एक लोटा गरम दूध लाकर सामने रखा और बोली, लो, इसे पी लो। रसोई के दरवाजे पर पोते की बहू खड़ी थी। उसे भीतर जाने को कहकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और बोली, कृष्णा तुम्हारा मित्र है, उसने बताया नहीं? चित्रा ने बताना शुरू किया। वह बात जल स्थान के पास हुई थी। भूत वगैरह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी मालकिन यानी कंस की माँ बहुत जीवट वाली स्त्री थी। एक बार वह इंद्रगिरी पर्वत पर गई। वह पर्वत बहुत सुंदर था। रानी के साथ रसोइया, सैनिक और राज परिवार की सभी स्त्रियां थी। हमारी रानी बड़ी साहसी थी। उसके बच्चे नहीं थे। एक दिन वह स्वयं धनुष्य बाण हाथ में लेकर हिरण का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गई। वहां द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। रानी हिरण के पीछे बिना आहट किए दौड़ी जा रही थी कि एकदम द्रुमिल नाम का राक्षस सामने आकर खड़ा हुआ। हमारी रानी क्या डरने वाली स्त्री नहीं थी? उसे देखकर रानी को लगा कि उग्रसेन तो नहीं। वह पति समझकर उसके साथ वहीं रहने लगी। 15 दिन बाद वापस मथुरा लौटी। तब तक वह गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए वह कंस राक्षसी प्रवृत्ति का है। इस तरह उसने कंस के जन्म की कहानी बताई। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।